वेव्स। तो साउंड वेव्स में क्या है, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी बॉडी में साउंड वेव्स प्रोपोगेट करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली ज़रूरत होती है कि बॉडी का वाइब्रेट्स करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी ज़रूरत क्या है, मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड वेव तभी प्रोपेगेट होंगे जब उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे और उनके लिए क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि साउंड इज़ अ प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स and it reaches as a through the vibration of the particles of surrounding medium. Sound requires a medium for its propagation. इस केस में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होने से क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही ट्रैवल करते हैं वो एक वेव का फॉर्म ले लेती हैं और उसे हम साउंड वेव कहते हैं। हर साउंड वेव की एक डेफिनेट स्पीड होती है। ये जो स्पीड होती है, वो जो स्पीड है वो उसकी डेंसिटी और इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है कि कोई भी मीडियम कितना डेंस है और उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। जब ये जो साउंड्स है ये वाइब्रेट्स होकर हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हम उसे कहते हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट की साउंड सुनाई दे रही है। और नॉर्मली हमारे कान की जो है ऑडिबल रेंज वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं, ठीक है। ऑडिबल रेंज में क्या होता है, वो क्या होती है कि इस रेंज में कोई भी इंसान क्या कर सकता है, चीज़ों को, साउंड को सुन सकता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन डिक्रीज एज ही गेट्स ओल्डर सिंस हिज हियरिंग सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स फॉल्स फॉर बोथ द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि उसकी जो हियरिंग सेंसिटिविटी होती है कान की वो कम होती जाती है, जिसके कारण उसको लो और हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें जो होती सुनाई देना धीरे कम हो जाती है। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर की होती है, 20,000 हर्ट्ज़ के एबव की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और 20 हर्ट्ज़ के नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। तो साउंड दो टाइप की हो गई यहाँ पे ऑडिबल रेंज में। 20,000 हर्ट्ज़ का हो गया अल्ट्रासोनिक और 20 हर्ट्ज़ के लिए हो गया इंफ्रासोनिक, ठीक है। बोथ द अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक्स आर इनऑडिबल टू ह्यूमन बींग्स बट दे बोथ ट्रेवल्स इन अ मीडियम विद द स्पीड नेम एज दैट ऑफ ऑडिबल साउंड। यहाँ पे लिखा हुआ है when sound wave travels in a medium the maximum displacement of the particles of medium on either side of its mean position is called amplitude। साउंड एक वेव है और ऐसे हुआ तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हो कहलाएगी, जो भी इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहलाएगी एम्पलीट्यूड। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है तो ये इसकी एम्पलीट्यूड होगी। अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना है, इतना चौड़ा है, तो एम्पलीट्यूड इतना हुआ, ठीक। एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं ए से। उसके बाद है इस टाइम को, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को लेने में जितना समय लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, जिसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और नंबर ऑफ जो वाइब्रेशंस है 1 सेकेंड में, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाई एफ। टाइम पीरियड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक।
द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स प्रोड्यूसिंग इट। जहाँ से सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा उसी के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की जो वेव बननी है वो भी बनेगी। अगर सोर्स जो है, अगर ये सोर्स है और यहाँ से 25 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी निकल रही है, तो जो इसकी वेव्स होंगी उसकी भी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 25 हर्ट्ज़ ही होंगी। ठीक है। The distance traveled by a wave in one time period of vibration of the particles, the medium is called the wavelength। अब यहाँ से यहाँ तक वन टाइम पीरियड में जो कंप्लीट हुआ तो ये क्या हो गया, लैम्डा। एक टाइम पीरियड टी में जितनी लेंथ वो कवर करेगा उसे वेवलेंथ कहेंगे, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक है। The distance traveled by the wave in 1 second is called the wave velocity। एक सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम वेव वेलोसिटी कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय v। लेकिन एक सेकेंड में नंबर ऑफ उस वाइब्रेशन जो होंगे उसे हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय f। बोथ आर डिफरेंट। देन रिलेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यानी किसी भी वेव, जो साउंड वेव है उसकी जो वेलोसिटी है वो उसी की फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर किसी साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी एक सेकेंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब। तो ये हो गई फ्रिक्वेंसी से। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किस से रिलेटेड होती है, 1/t टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, वन वाइब्रेशन है, तो टाइम पीरियड टी, यानी टाइम पीरियड किसी की ज़्यादा हो रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक। उसके बाद साउंड वेव्स नेसेसरी रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, जो कि हम पहले डिस्कस कर लिए कि साउंड वेव्स के लिए हमें मीडियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी वेव्स के थ्रू जब होगी तो वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आती रहेंगी। उस केस में एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में आएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर पोटेंशियल हुआ, फिर काइनेटिक हुआ, फिर पोटेंशियल हुआ, फिर काइनेटिक हुआ, फिर पोटेंशियल हुआ, ऐसे ये सिस्टम चलता रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, हम उसे एक नाम देते हैं साउंड, उस साउंड वेव्स को, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक और मैकेनिकल। इलास्टिक या मैकेनिकल। ठीक। अब इलास्टिक क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू काइंड्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जैसे कुछ वेव्स ऐसे बने, जैसे इफ़ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स आर along the direction of propagation of the wave, thus the forming the compressions and a rare fraction in the medium, the wave is called a longitudinal waves। तो
अगर ऐसे कुछ, ये क्या है, कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन, मतलब एक साथ इतनी दबी हुई और उसके बाद थोड़ी सी ओपन, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि अगर वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल जो है प्रोपगेशन, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होंगी, तो वहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होंगे। मतलब वेव ऐसे हो रहा है, वेव जो है कुछ इस तरीके से चल रही है, चल ही नहीं रही है, इस तरीके से चल रहा है, और इसके जो पार्टिकल्स है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। सॉलिड में यूज़ हो सकता है, गैस में भी यूज़ हो सकता है, लिक्विड में भी यूज़ हो सकता है। On the other hand, if the medium particles vibrate normal to the direction of propagation of the wave, forming crust and trough, crust and trough, crust and trough दोनों बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव्स इन अ सॉलिड एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सॉलिड्स में और लिक्विड्स के सरफेस में जो बनते हैं साउंड वेव्स, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब यहाँ पे एक रिलेशन है, ये चल रहा है, एक मिनट, यहाँ एक रिलेशन है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P अपॉन डी। तो गामा P अपॉन डी, V क्या है, V तो वेलोसिटी है, स्पीड है, यहाँ पे दिया है स्पीड V ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वहाँ पे V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा था, यहाँ पे क्या है, V इज इक्वल टू गामा P अपॉन डी। अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स कर रहा है गैस में विदाउट एनी चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द मीडिया, और हम उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो क्या हो जाएंगी, तो जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे अगर हम उसकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी चेंज करेंगे, डेंसिटी ज़्यादा कर लेंगे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम उसकी जो प्रेशर है, मतलब कहने का ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड है जो है वो P के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डेंसिटी अगर किसी की चेंज हुई, मतलब डेंसिटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ, ये फेस चेंज होना। तो जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी कम होगी उसका उतना ज़्यादा फेस चेंज आएगा, जितना ज़्यादा फेस चेंज होगा उतना ज़्यादा साउंड में, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड में फ़र्क आ जाएगा। द डेंसिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस वजह से साउंड क्या होगा की स्पीड क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी साउंड की। ऑफ ह्यूमिडिटी एंड विद द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द गैस, अगर गैस में ह्यूमिडिटी है तो द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो फेज़ होगा वो फेज़ के नंबर ऑफ वाइब्रेशन पार्टिकल्स जो है
वो प्रभावित हो जाएंगे और उसके प्रभावित होने के कारण लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड चेंज हो जाएगी। यहाँ एक रिलेशन और दिया हुआ है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। अंडर रूट टी अपॉन एम, टी क्या है, टी टेंशन है और m क्या है, मास पर यूनिट है। और ये जो रिलेशन है वो है ट्रांसवर्स वेव के लिए। ये वाला रिलेशन जो था ये है लॉन्गिट्यूडनल के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो डेंसिटी और प्रेशर उनके बीच में रिलेशन है, p अपॉन डी, गामा अंडर रूट p अपॉन डी। ट्रांसवर्स वेव्स के लिए t अपॉन m। व्हेन वेव ट्रैवलिंग इन वन मीडियम पास टू अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ द वेव विल चेंज। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे स्पीड चेंज हो जाती है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल नॉट चेंज। लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं चेंज होती। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे क्या नहीं चेंज होता, तो वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज नहीं होती। द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव विल आल्सो चेंज एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर साउंड वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आई जो है वहाँ पे 0 हो गया। द साउंड वेव्स डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो साउंड वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से होते हैं, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, अल्फा रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ये सारे रे जो हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। The electromagnetic waves are formed by the periodic vibration of the mutually perpendicular electric and magnetic field in a plane normal to the direction of wave propagations। उनमें क्या होता है, वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होकर के वाइब्रेट होते हैं। इनका कोई जरूरी नहीं, कोई ऐसे भी वाइब्रेट हो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फैल कर भी वेव्स हो रहे हैं। मतलब किसी का फिगर ऐसे भी बन सकता है और किसी का फिगर कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ द ट्रांसवर्स वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हो सकते हैं, बट अनलाइक साउंड वेव्स दे कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑल्सो। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होती है और मैक्सिमम होती है कितनी, एंड इट्स मैक्सिमम इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स नंबर ऑफ जो लाइट एनर्जी होती है उसमें जो है फोटॉन्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दे रहा है, लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, जो लाइट वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं क्योंकि उनमें फोटॉन्स होते हैं, और जो साउंड वेव्स होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी कुछ टाइम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को लेती है, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक, और ये प्रोसेस चलता रहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इस वजह से मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये ट्रैवल करती हैं वैक्यूम में और लाइट वेव्स। लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इनके लिए मीडियम की बहुत रिक्वायरमेंट है, मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। लाइट वेव्स जो होती हैं बहुत हाई होती है, 3 × 10⁸ तक होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साउंड वेव जो लो होती हैं एयर में वो होती हैं 330 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ की बात की जाए तो वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव्स इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है उसकी वेवलेंथ। ऑर्डर टू 10⁻⁻6 मीटर की वेवलेंथ होती है। और जो वेवलेंथ ऑफ साउंड है वेव्स है इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻2 मीटर टू 10 मीटर। साउंड वेव्स 10⁻⁻2 से 10 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती है, इतनी ही रेंज होती है किसी भी साउंड वेव्स की। दूसरा है कि दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स। लाइट वेव्स हमेशा सारे ट्रांसवर्स ही होंगी और साउंड वेव्स जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल्स होंगे। तो इतना ये हो गया साउंड के बारे में।
कुछ क्वेश्चन थे जो कि पूछा गया था मुझसे, एक्सरसाइज 10B का था। तो वो क्वेश्चन ये था, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था कि स्टेट कंडीशंस इन ईच केस फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू बी 0 एंड मैक्सिमम। कब 0 होगा और कब मैक्सिमम होगा। 10B का जो क्वेश्चन था